हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, पिछले के वीडियो में हम बताए थे समतल दर्पण के गुण के बारे में बता रहे थे, जिसमें से एक दो गुण छूट गया था। आज पहले उसको हम पूरा कर लेते हैं कि समतल दर्पण में 6 गुण बताए थे और एक दो गुण जो छूट गया उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो समतल दर्पण का अगला गुण है कि जब हम दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तन किरण 2 थीटा से घूम जाता है। अगर थीटा कोण से घुमाएंगे दर्पण को तो परावर्तन के किरण वो 2 थीटा से घूम जाएगा। जब दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तब परावर्तन किरण 2 थीटा से घूम जाता है। यानी कि जब दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तब परावर्तन किरण 2 थीटा से घूम जाता है। अर्थात जितना एंगल से हम दर्पण को घुमाएंगे परावर्तन किरण उसके दुगना से घूम जाएगा। जैसे देखिए, ये है दर्पण, ये दर्पण हो गया। अब इस पर कोई किरण आपतित हो रहा है, ये हो गया आपतित किरण। अब यहाँ से इसका परावर्तन होगा, यहाँ से इसका परावर्तन हो गया, ये हो गया अभिलंब, ये हो गया अभिलंब। तो यहाँ पर ये आपतन कोण आई है, अभी ये है परावर्तन कोण। इस दर्पण को हम क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं, हल्का सा रोटेट कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो थोड़ा सा रोटेट करते हैं थीटा कोण से, ये हो गया। दर्पण को इतना घुमा दिए, दर्पण को ये थीटा एंगल से घुमा दिए। यहाँ था दर्पण ऐसे था तो हम दर्पण को ऐसे कर दिए, तो थीटा एंगल से इसको हम दर्पण को घुमा दिए। तो हमारा अपरावर्तक सतह आपतित किरण वही रहेगा, अपरावर्तक किरण जो हो जाएगा यहाँ चला जाएगा और ये 2 थीटा से घूम जाएगा, ये 2 थीटा से। अर्थात जितना एंगल से हम दर्पण को रोटेट करते हैं उसके दुगने एंगल से परावर्तन की किरण जो है वो रोटेट कर जाती है, घूम जाती है। और इसका अंतिम गुण है समतल दर्पण का कि जब 2 समतल दर्पण को हम समांतर रखेंगे, जब 2 समतल दर्पण को हम समांतर रखेंगे पैरेलल, और उसके बीच में अगर कोई वस्तु है तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, उसके बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। क्योंकि जब 2 समतल दर्पण समांतर है तो समांतर का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे से 0 डिग्री पर है व्यवस्थित, एक दूसरे से 0 डिग्री पर जब व्यवस्थित है तो उसके बीच का कोण थीटा बराबर 0 हो गया। और जब 360/0 करेंगे तो नीचे में हमारा हर 0 हो रहा है, तो इसलिए अनडिफाइंड हो जाएगा। वो परिभाषा इसको इन्फिनिटी कहते हैं। अर्थात जब 2 समतल दर्पण को एक दूसरे को जब 2 समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रखते हैं तब उनके बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। जैसे ये 2 समतल दर्पण है, ये 2
समतल दर्पण है जो दोनों समांतर है, एक दूसरे से समांतर है, इसके बीच में कोई वस्तु है ए, तो इसका अनंत प्रतिबिंब बनेगा। इसीलिए देखे होंगे कि जब सेलुलर में बैठते हैं तो आगे भी रहता है पीछे भी रहता है लगा हुआ, तो जब हम बैठते हैं तो लगता है कि पूरा आगे बहुत 2-3 यानी कि 10 से 20 दुकान में हम बैठे हुए हैं, पीछे भी मेरा पूरा नहीं कि दिखता है। यही कारण है, यही कि आगे पीछे उसमें समतल दर्पण रहता है, बीच में हम लोग बैठते हैं, इसलिए अनंत प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर हो गया चूँकि थीटा बराबर 0 डिग्री, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया तो यहाँ से हम प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कर सकते हैं 360 बटे थीटा, अर्थात 360 बटे थीटा का मान 0 बराबर अनंत। ये हो गया इन्फिनिटी। कितना बन गया? इन्फिनिटी बन जाता है इसमें प्रतिबिंब की संख्या। आते हैं अब समतल दर्पण के उपयोग, कि समतल दर्पण का उपयोग क्या है। समतल दर्पण के उपयोग देखिए बच्चों, समतल दर्पण के उपयोग, समतल दर्पण के उपयोग। तो सबसे पहले तो हम समतल दर्पण का उपयोग हम नित्यदिन, आप लोग भी नित्यदिन चेहरे देखने में करते हैं, चेहरे देखने में करते हैं नित्यदिन। तो पहला उपयोग है 1 नंबर में, चेहरे को देखने में। पहला उपयोग है चेहरे को देखने में। दूसरा उपयोग है जब भी कोई चीज़ उल्टा लिखा हुआ रहता है, उल्टा, तो उसको हम समतल दर्पण उसके सामने लिख लाते हैं तो वो सीधा कर देता है, अर्थात उल्टे अक्षरों को पढ़ने में, उल्टे अक्षरों को पढ़ने में, उल्टे अक्षरों को पढ़ने में, चेहरे को देखने में, उल्टे अक्षरों को पढ़ने में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है उल्टा अक्षर में कुछ भी चीज़, मान लो कि पुलिस लिखा हुआ है, पुलिस, POLICE, पुलिस, इस तरह से लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर हम समतल दर्पण लाते हैं तो इसको हम सीधा करके पढ़ लेंगे ऐसे, POLICE, पुलिस। ये हो गया उल्टे अक्षरों को सीधा करके पढ़ने में, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। ये उल्टा लिखा हुआ था, इसको सीधा करके पढ़ लिए। इसलिए देखते होंगे बस चलाता है चालक तो आगे में उसके सामने यही समतल दर्पण रहता है। इससे क्या होता है, पीछे वाले गाड़ी को देख लेता है, पीछे में कौन सी गाड़ी है, कैसी गाड़ी है। अगर एम्बुलेंस आ रही है तो उसको यहाँ से ही देख लेता है, इस दर्पण से अंदर में रहता है। और उसके बाहर में एगो साइड मिरर रहता है, उसको वो रहता है उत्तल दर्पण, वो रहता है उत्तल दर्पण, उसमें नहीं, उसके अंदर में रहता है ये समतल दर्पण। इसी से देखता है कि ये सवारी भी देख लेता है कि उतरा या नहीं उतरा, उसके बाद आगे यानी कि गाड़ी को बढ़ाता है। तो ये समतल दर्पण का प्रयोग करता है गाड़ी चलाने में। वो अपना यानी कि चेहरा के सामने लगा देता है और इधर भी देख लेता है पीछे, और ये साइड भी देख लेता है पीछे। यानी कि समतल दर्पण का उपयोग अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही, एम्बुलेंस है, तो इसी में देख लेता है, पढ़ लेता है। उसके बाद उसको नज़र आ जाता है कि हमारे पीछे एम्बुलेंस
वाला गाड़ी आ रहा है, इसलिए एम्बुलेंस में देखो उल्टा लिखा हो रहता है, यही सीधा करके पढ़ के दिखा देता है उसको ड्राइवर को, और वो समझ लेता है कि पीछे हमारे एम्बुलेंस आ रहे हैं। चलिए ये हो गया उल्टे अक्षरों को पढ़ने में। तीसरा है इसका परिदृश्यक के रूप में, परिदृश्यक के रूप में। तीसरा उपयोग है परिदृश्यक के रूप में। परिदृश्यक, परिदृश्यक के रूप में, परिदृश्यक के रूप में। परिदृश्यक क्या होता है? तो परिदृश्यक देखिए यहाँ पर समझिए, एक यंत्र है, ये क्या है? एक यंत्र है, इस टाइप से रहता है, यहाँ से आया, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ क्या है? कोई वस्तु है, यहाँ वस्तु है, यहाँ से प्रकाश जाएगा। यहाँ पर क्या होता है? 2 गो समतल दर्पण व्यवस्थित कर देता है। जैसे ही यहाँ से प्रकाश की किरण इस पर गया, यहाँ पर क्या होगा? परावर्तन हो जाएगा, और यहाँ पर भी लगा रहता है 2 समतल दर्पण व्यवस्थित किए रहते हैं। यहाँ से इधर चलाया, मतलब इधर आ गया, इधर हो गया। अगर यहाँ पर वाला वस्तु यहाँ से हमको देखना है, यहाँ से देखना है तो उधर दिख जाएगा कि वहाँ पर है वस्तु। यहाँ से क्या होगा? प्रकाश जा रहा है, या इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से अगर देखना है तो उधर दिख जाएगा। ये हो गया। ये हो गया परिदर्शक। परिदर्शक तोप चलाने में जो है कि इसको यूज करता है, आगे रख देता है और छिप करके इस तरह से देखता है कि कहाँ पर है कोई दुश्मन और जो भी है। परिदर्शक के रूप में यहाँ पर 2 गो समतल दर्पण व्यवस्थित रहता है, दोनों जो है कि 45 डिग्री पर झुके रहते हैं। 45 डिग्री पर यहाँ से ये 45 डिग्री, 45 डिग्री, फिर यहाँ से 45 डिग्री पर ये, 45 डिग्री पर ये झुके रहते हैं। इस तरह से क्या होता है? किसी भी हम वस्तु को छिप करके देख लेते हैं, छिप करके देख लेते हैं। तो ये हुआ परिदर्शक के रूप में इसका प्रयोग होता है। नंबर 3, तीसरा है बहुमूर्तिदर्शी के रूप में। तीसरा है बहुमूर्तिदर्शी के रूप में। बहुमूर्तिदर्शी के रूप में। बहुमूर्तिदर्शी क्या है? बहुमूर्तिदर्शी क्या है? तो इसमें 3 गो समतल दर्पण रहता है। बहुमूर्तिदर्शी में 3 गो समतल दर्पण रहता है, और वो 60 डिग्री पर व्यवस्थित रहते हैं। तीनों समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री पर व्यवस्थित रहते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया। ये 3 गो समतल दर्पण है, एक 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री पर है, ये पूरा भी 60 डिग्री पर है। अब यहाँ से यही है हमारा बहुमूर्तिदर्शी। बहुमूर्तिदर्शी जो 3 समतल दर्पण है, 1 2 3, एक दूसरे से 60 डिग्री पर है, एक दूसरे से 60 डिग्री पर है। जैसे देखिए यहाँ पर एक दूसरे से 60 डिग्री पर, ये हो गया, ऐसे हो गया, एक दूसरे से 60 डिग्री पर रहता है झुका हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से, इस तरह से 60 डिग्री पर झुका हुआ है एक दूसरे से। और इसे ऐसे करके देखते हैं,
इसे करके देखते हैं। बहुमूर्तिदर्शी है। ये हो गया 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब इसके आवरण, इसके ऊपर से एक आवरण होता है कांच का एक आवरण होता है, लगा देते हैं यहाँ से। ये है कांच या प्लास्टिक का आवरण है। इसमें ये कागज़ का इस तरह से डिजाइन कर देते हैं। ये कागज़ का रंगीन कागज़ है, रंगीन कागज़ है। यहाँ पर ये कांच की प्लेट है, ये कांच की प्लेट है। और यहाँ से देखते हैं, यहाँ से इस तरह से देखते हैं एकदम। वहाँ पर ये रंगीन यानी कि बहुत दर्शी ऐसा दिखता है। ये हो गया बहुमूर्तिदर्शी। यहाँ से देखते हैं, यही है बहुमूर्तिदर्शी के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम सीख लिए इसका प्रयोग बहुमूर्तिदर्शी के रूप में, परिदर्शक के रूप में, और उल्टे चेहरे को, उल्टे अक्षरों को पढ़ने में और चेहरे को देखने में। तो बहुमूर्तिदर्शी में क्या होता है, 3 गो समतल दर्पण होता है जो 60 डिग्री कोण पर व्यवस्थित रहता है। और परिदर्शक में देखे थे 2 समतल दर्पण रहता था, दोनों 45 डिग्री पर झुके हुए रहते थे। तो आइए अब पढ़ते हैं। बताए थे दर्पण 3 प्रकार के होता है, जिसमें से समतल हो गया खत्म। उसके बाद गोलीय दर्पण की चर्चा करते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण, हेडिंग दीजिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। ये गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले के कांच का एक भाग होता है। किसी कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले का भाग होता है, वैसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले का भाग होता है। नहीं नजारा, इसका नाम से पता चला गोलीय दर्पण। ये गोला, गोलीय दर्पण। स्फेयर मतलब होता है गोला, स्फेरिकल है तो गोलीय हो गया। तो वैसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले के भाग, वैसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले के भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले के भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कांच के खोखले गोले का भाग होता है, कांच के खोखले गोले के भाग होते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए ये गोला हो गया, ये कांच का एक गोला हो गया। गोला है तो एक केंद्र होगा, गोला है तो क्या होगा, केंद्र होगा। देखिए समझिए बात जो हम कह रहे हैं, समझिए उसको बढ़िया से। अगर एक एक पॉइंट को अगर समझ लेते हैं तो गोलीय दर्पण कुछ नहीं। और मुख्य रूप से इसी का चर्चा होगा, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण जो 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मुख्य रूप से यही दोनों का चर्चा किया गया है, इसलिए बढ़िया से समझिए इसको। ये गोला है, एक क्या है, गोला है। गोला की एक केंद्र है, गोला के केंद्र। इसको अगर 2 यहाँ पर मान लो कि एक भाग हो गया,
तो देखिए यहाँ पर इसका एक भाग है, ये इसका एक भाग है, और यहाँ पर इसका केंद्र था, ये केंद्र तो हो गया ये। तो ये हो गया, अगर बाहर से रजित कर देते हैं, जो बाहर से रजित किया हुआ रहता है वो कहलाता है अवतल दर्पण। और इधर वाला जो पार्ट हो गया, इधर वाला जो पार्ट हो गया, ये इधर से अंदर से रंगा जाता है, रजित किया जाता है, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। ये हो गया उत्तल दर्पण, इसमें भी केंद्र है, वही केंद्रीय है, यानी कि ये हो गया उत्तल। ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण। और ये हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इस तरह से गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए ये साइड हो गया, इस साइड जब रंग दिए बाहर से इतना आधा भाग, तो ये हो गया अवतल दर्पण कहलाएगा। इधर वाला भाग को अंदर से रंगा जाता है, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। इसको कहते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर, इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर, एक को कहते हैं कनकेव मिरर। यानी कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के। चलिए सबसे हम पहले अवतल दर्पण की चर्चा करते हैं कि अवतल दर्पण क्या है। तो अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण का एक भाग होता है, और वैसा भाग जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, मतलब परावर्तक सतह धंसा हुआ हो और रजित किया हुआ भाग जो उभरा हुआ हो, वैसे दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की चर्चा करते हैं। इसके पहले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या है? ये कनकेव मिरर तो वैसा गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है, वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसमें, वैसा गोलीय दर्पण जिसमें बाहरी भाग रजित या कलई, रजित या कलई किया हो, तथा परावर्तक सतह धंसा, तथा परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, धंसा हुआ हो, तब उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तब उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, जिसका जो उभरा हुआ भाग है वो रंगा हुआ रहता है। जैसे ये देखिए उभरा हुआ भाग रंगा हुआ रहेगा, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण। बढ़िया समझिएगा, ये उभरा हुआ भाग है,
उभरा हुआ भाग रजित या कलई किया हुआ रहता है। और इसमें कहा जो परावर्तक सतह है जहां से प्रकाश का परावर्तन होगा, इस साइड से प्रकाश का परावर्तन होगा, इस साइड से प्रकाश का परावर्तन होगा अंदर से, इसके मध्य बिंदु को P से सूचित करते हैं बिंदु को, और इस बिंदु का नाम होता है ध्रुव। यानी कि दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और इसे P से सूचित किया जाता है। P से इसलिए सूचित किया जाता है कि इसको इंग्लिश में हम पोल कहते हैं। यहाँ पर देखिए केंद्र हो गया था, यहाँ पर केंद्र C, सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और मध्य बिंदु को जब मिला देते हैं तो ये हो जाता है, ये मुख्य अक्ष, ये दर्पण के मुख्य अक्ष हो जाती है ये लाइन P और C, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस। ये है मुख्य अक्ष, ये कहलाता है मुख्य अक्ष, ये C, ये कहलाता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये है वक्रता केंद्र, ये है वक्रता केंद्र। चलिए ये हो गया अवतल दर्पण। अब आते हैं उत्तल दर्पण पर कि उत्तल दर्पण क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। उसके बाद दोनों दर्पण में देखेंगे C क्या है, F क्या है, जितना भी इससे संबंधित टर्म है उस टर्म को समझना पड़ेगा। अगर समझ लेते हैं टर्म को तो कुछ नहीं है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, और बहुत आसान से इसमें अंकित प्रश्न आगे मिलेंगे और उसको हल कर पाएंगे। अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को समझ लेते हैं तो वक्रता केंद्र क्या है, प्रधान अक्ष क्या है, ध्रुव क्या है, मुख्य फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, यही सब मेन पॉइंट है, इसका छोटी छोटी पॉइंट है। अगर ये सब को आप समझ लेते हैं तो आगे कुछ भी दिक्कत नहीं। तो चलिए हम बारी बारी से सभी पर बहुत डिटेल जानकारी देंगे, बहुत डिटेल जानकारी देंगे। पहले आइए उत्तल दर्पण को जानते हैं कि उत्तल दर्पण क्या है, क्योंकि गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है। उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ये कन्वेक्स मिरर क्या है, तो गोलीय दर्पण का ये क्या होता है, एक भाग होता है जिसका अंदर वाला भाग रज्जित रहता है, अंदर वाला भाग रज्जित रहता है और बाहरी भाग से परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन बाहरी भाग से होता है और अंदर वाला भाग रज्जित किया हुआ रहता है। वैसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं, वैसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो लिखिए वैसा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो एवं अंदर का भाग रज्जित या कलई किया हो, तब उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तब उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। कैसा दर्पण, उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण, ये देखिए अंदर वाला भाग ये रज्जित किया हुआ रहता है, अंदर वाला भाग ये रज्जित या कलई किया हुआ है। और बाहर वाला भाग से प्रकाश का परावर्तन इसमें था। उसमें देखिए थे
यहाँ गोला का केंद्र, यहाँ ये गोला इस तरह से बन रहा है ना, इस तरह से बन रहा है गोला, तो केंद्र इसका जो होगा यहाँ होगा। लेकिन अवतल में क्या होता था, ई साइड होता है, सामने होता था। जिधर परावर्तक सतह होता था अवतल दर्पण में, वही साइड होता था हमारा वक्रता केंद्र। लेकिन इसमें क्या है, ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पर हो जाएगा वक्रता केंद्र ये साइड, अर्थात परावर्तक सतह के विपरीत की ओर है यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र। ये है वक्रता केंद्र। यहाँ पर हो गया, ये मध्य बिंदु मिला देंगे, इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा इसके लिए प्रधान अक्ष, जिसको कहते हैं मुख्य अक्ष। चलिए, ये हुआ उत्तल के लिए। उत्तल के लिए और अवतल के लिए, सभी के लिए हम दोनों फिगर एक साथ खींच करके समझाते हैं कि अवतल दर्पण में सी कहाँ है, उत्तल दर्पण में सी कहाँ है, इसका ध्रुव क्या है, इसका ध्रुव क्या है। दोनों को हम बारी बारी से वक्रता केंद्र, फोकस, दूरी, ध्रुव दोनों में देखते हैं और कैसा है, और उसको फिगर से समझिए। रटने से ज़्यादा, परिभाषा को पढ़ने से ज़्यादा फिगर अगर आप समझ लेते हैं तो पूरा फिजिक्स यानी कि आपका पूरा इजी वे में द एंड हो जाएगा। हम दोनों फिगर लेते हैं साथ साथ, एक अवतल एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण इधर लेते हैं, उत्तल दर्पण। देखिए, ये था अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, और ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। अंदर से रजित क्या हुआ रहता है, ये है उत्तल दर्पण। इसमें वक्रता केंद्र यहाँ है, ये साइड, इसमें वक्रता केंद्र ये साइड। अंतर क्या है दोनों में वक्रता केंद्र में, इसमें वक्रता केंद्र जो है सी परावर्तक सतह की ओर रहता है, लेकिन इसमें है परावर्तक सतह के विपरीत दिशा में, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। यहाँ पर होता है पी, इसमें भी इसके मध्य बिंदु को कहते हैं पी। इसको जो मिला देते हैं, इसको जो मिला दिए तो ये हो गया मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ये कहलाता है प्रधान अक्ष, ये कहलाता है प्रधान अक्ष। इसमें भी यही कहलाएगा, ये प्रधान अक्ष। अब देखिए यहाँ पर, इसको तो P से सूचित करते हैं, इसमें भी P से। अब देखिए C और P के बीच में भी एक बिंदु होता है, C और P के बीच में एक बिंदु होता है, अर्थात यहाँ से जब प्रकाश की किरण इसके समांतर जाएगा, प्रधान अक्ष के जब समांतर कोई किरण दर्पण पर आएगा तो यहाँ से टकरा करके इस बिंदु से लौट जाएगा। अब प्रधान अक्ष के जो भी समांतर किरण आएगा दर्पण पर, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाएगा, अवतल दर्पण में जिस बिंदु से जाएगा उसको कहते हैं, उस बिंदु का नाम मुख्य फोकस, उस बिंदु का नाम मुख्य फोकस। देखिए मुख्य फोकस समझ लीजिए कि प्रधान अक्ष के समांतर जितने भी किरण आएंगे दर्पण पर, परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगे, या जिस बिंदु से होकर गुजरेंगे उसी बिंदु तो कहते हैं मुख्य फोकस। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसके समांतर, इसको और बढ़ा सकते हैं प्रधान अक्ष को, इसके समांतर जो भी प्रकाश की किरण आएंगे, तब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पार नहीं कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इस तरह से
ये इधर चला जाएगा और यहाँ से जाएगा कि लगेगा कि यहाँ से ये जा रहा था, यहाँ से ये जा रहा था, इस तरह से जाएगा कि यहाँ से जा रहा था। प्रतीत ऐसा होगा कि जिस बिंदु से गुजर रही, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जिस बिंदु से परावर्तित होती हुई मालूम पड़ती है, इस बिंदु से परावर्तित होती हुई मालूम पड़ रही है, उत्तल दर्पण में मालूम पड़ता है कि इस बिंदु से ये जा रही थी किरण, तो इस बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस। यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होती हुई गुजरती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को ही हम कहते हैं मुख्य फोकस। ये इसको एफ से, कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस दूरी को समझिए, दूरी को समझिए, पूरा फिगर पर ही समझिए। अगर फिगर ये समझ लिए तो प्रत्येक पॉइंट समझ लीजिएगा कि ये दूरी जो कहलाती है, ये दूरी स्मॉल एफ, यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी, और इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, स्मॉल एफ। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को सी से सूचित, आर से सूचित करते हैं, कैपिटल आर। ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और उसे आर से सूचित करते हैं। किससे? आर से। वक्रता त्रिज्या को आर से, देख रहे हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से। इसमें भी देखिए वही, यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा इसको स्मॉल एफ कह देंगे, मतलब फोकस दूरी। इसको क्या कहेंगे? फोकस दूरी ये हो गया। और यहाँ से ये दूरी जो हो गया, ये दूरी आर कहलाएगा, अर्थात वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ये है यहाँ से वक्रता केंद्र, केंद्र और इस बिंदु के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये सर्किल है, सर्किल का एक छोटा सा भाग है, तो ये वक्रता त्रिज्या हो गया, इसमें वक्रता त्रिज्या ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अगर वस्तु को हम दर्पण के तो सामने रखेंगे, इधर कहीं भी रखेंगे, इधर जब भी रखेंगे तो वस्तु को दर्पण के सामने, अर्थात दर्पण के सामने का मतलब होता है दर्पण के परावर्तक सतह की ओर, दर्पण के परावर्तक सतह की ओर। अब हम यहाँ पर चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं दर्पण का द्वारक। द्वारक क्या है? आइए द्वारक पर समझिए। द्वारक जो होता है, ये चौड़ाई होता है दर्पण की, ये चौड़ाई, इस चौड़ाई को कहते हैं दर्पण की द्वारक। इसमें भी वही, ये हो गया दर्पण की द्वारक, दर्पण की द्वारक। यहां पर वही हो गया दर्पण की, इसको कहते हैं दर्पण के द्वारक। यानी कि दर्पण की चौड़ाई, ये वाला, ये जितना चौड़ा है, ये दर्पण की चौड़ाई हो। जैसे यहाँ पर समझिए, ये गोला था, ये हो गया दर्पण की द्वारक, ये हो गया इसका, ये देखिए वक्रता केंद्र, ये हो गया। यानी कि दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं द्वारक। द्वारक भी समझ लिए। इसमें यानी कि एक तरह से समझिए, बहुत सारे बिंदु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आगे, बहुत सारे बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं आगे। तो आइए कौन कौन सा बिंदु है उसको हम उठाते हैं कि कौन कौन सा बिंदु है। तो चलिए सबसे पहले हम ध्रुव पर चर्चा करेंगे। उस बिंदु को पहले एक जगह हम लिख लेते हैं कि कौन कौन मेरा बिंदु है। एक में दर्पण का ध्रुव, दूसरा में वक्रता केंद्र, तीसरा
तीसरा बिंदु हमारा है मुख्य फोकस, मुख्य या प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष है। चौथा है मुख्य फोकस। पांचवा पॉइंट हमारा है फोकस दूरी, ये दूरी, फोकस दूरी। छठा पॉइंट हमारा है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और सातवां पॉइंट है हमारा वक्रता त्रिज्या के बाद द्वारक। ये सब पॉइंट है। सभी पॉइंट को हम बढ़िया ढंग से परिभाषित करते हैं और इसको अभी तुरंत समझाया गया। अब फिर प्रत्येक पॉइंट पर इसको हम समझाएंगे। तो आइए सबसे पहले दर्पण का ध्रुव समझते हैं कि दर्पण का ध्रुव क्या है। दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव। तो दर्पण के ज्यामितीय भाग के मध्य बिंदु, दर्पण के ज्यामितीय भाग के मध्य बिंदु, उसको क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। अर्थात दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, POL, पोल। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। यानी कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। अगर ये दर्पण है तो यहां पर देखिए मध्य बिंदु हो गया इस दर्पण का, मध्य बिंदु हो गया, यही हो गया दर्पण का ध्रुव। अगर उत्तल दर्पण में देखेंगे तो यहां से ये हो गया, ये ध्रुव हो गया इसके लिए दर्पण का ध्रुव। ये दर्पण के मध्य भाग होता है, मध्य भाग में जो बिंदु होता है उसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसके बाद बोले थे दर्पण के ध्रुव के बाद वक्रता केंद्र। दूसरा पॉइंट है हमारा वक्रता केंद्र। दूसरा पॉइंट है हमारा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहते हैं हिंदी में इसको। तो गोले का जो केंद्र होता है, कांच के खोखले गोले का जो केंद्र होता है वही दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाती है। जिस तरह से देखे थे, ये जैसे देखिए ये गोला था कांच का, इसका जो केंद्र होता है यही वक्रता केंद्र कहलाता है। वही, दूसरा कोई नहीं रहता केंद्र। जो शुरू में जो बताए थे गोला का जो केंद्र होता है वही वक्रता केंद्र होता है। तो समझ लिए बच्चों, बात को समझिए। अगर एक एक बात को आप समझते हैं, अगर समझ लिए तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। और इस तरह से हम समझा देंगे, गारंटी के साथ कहते हैं कि कभी भूल नहीं सकता। तो दर्पण कांच लिखते हैं, कांच के खोखले गोले, कांच के खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं।
वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आइए फिगर दोनों का देखिए, उत्तल में अवतल में, उत्तल में और अवतल में। ये P हो गया, यहाँ पर मान लीजिए C हो गया। अब इसमें देखिए, ये तो P हो गया और यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर C हो गया। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह की ओर वक्रता केंद्र होता है, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह के विपरीत होता है वक्रता केंद्र। इसको नोट में लिख लेते हैं, नोट में लिख लेते हैं कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक सतह की ओर होता है, जबकि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के विपरीत होता है। वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं। और दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे C से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है ध्रुव को यहाँ पर लिख देते हैं, ध्रुव को P से सूचित करते हैं। P से सूचित करते हैं किसको? दर्पण के ध्रुव को P से सूचित करते हैं। P मतलब पोल। उसके बाद आइए, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, दर्पण की प्रधान अक्ष। तीसरा पॉइंट है हमारा, दर्पण के प्रधान अक्ष, मेन प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस। PRINCIPAL प्रिंसिपल AXIS एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो वक्रता ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण के प्रधान अक्ष, दर्पण के प्रधान अक्ष कहते हैं। जैसे देखिए दोनों दर्पण में दिखाते हैं प्रधान अक्ष क्या है। ये हुआ अवतल दर्पण, यहाँ देखिए हो गया P और यहाँ था C,
इसको जो दोनों बिंदु को मिलाएगा जो रेखा, उसी को कहेंगे दर्पण के प्रधान अक्ष। ये हो गया प्रधान अक्ष। इसमें देखिए ये हो गया दर्पण के ध्रुव, यहाँ था सी, यही कहलाएगा दर्पण का प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी तक विद्यार्थी 3 बात समझा, दर्पण का ध्रुव, फिर वक्रता केंद्र और तीसरा दर्पण का मुख्य अक्ष। आगे आते हैं, इसकी फोकस दूरी पर चर्चा करते हैं। फोकस दूरी, फोकस दूरी या इसका एक और नाम है फोकसांतर। फोकसांतर, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी समझिए बच्चों। फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी से पहले मुख्य फोकस पर हम चर्चा कर लेना चाहिए हमें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मेन फोकस, मेन फोकस। तो मुख्य फोकस क्या है? तो मुख्य फोकस एक बिंदु होता है जब प्रकाश की किरण दर्पण पर, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, अवतल दर्पण, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं, समझा देंगे। अवतल दर्पण गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तब उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ समझिए बढ़िया से मुख्य फोकस के बारे में। जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर ये हो गया हमारा
अवतल दर्पण, ये हो गया ध्रुव P, ये हो गया वक्रता केंद्र C, ये प्रधान अक्ष, ये देखिए उत्तल दर्पण हो गया। बारी बारी से देखिए हम प्रत्येक को फिगर के साथ समझा रहे हैं विद्यार्थियों, इसलिए इतनी अच्छी से समझें कि कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। ये हो गया प्रधान अक्ष P, यहाँ हो गया वक्रता केंद्र। तो यहाँ कहा गया है कि प्रधान अक्ष के समांतर, तो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण पर आपतित होते हैं। प्रकाश की किरण जब प्रधान अक्ष के समांतर आता है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रधान अक्ष के जब समांतर आएगा किरण तो परावर्तन अब यहाँ पर होगा। तो परावर्तन होने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से ये गुजरेगा, जिस बिंदु से गुजरेगा, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगा, तो इस बिंदु से गुजर रहा है, इसी को तो कहते हैं मुख्य फोकस। यही बिंदु प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरता है, अवतल दर्पण में गुजरता है, इसमें इसके जब समांतर हम किरण को भेजेंगे, इसमें जब इसके समांतर किरण जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, परावर्तन हो जाएगा, यहाँ से परावर्तन हो जाएगा ऐसा, और ऐसा परावर्तन हो जाएगा कि ऐसा मालूम लग पड़ेगा कि यहाँ से जा रहा था। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण का मुख्य फोकस अवतल दर्पण में गुजरता है और उत्तल दर्पण में गुजरती हुई मालूम पड़ती है, जिस बिंदु से गुजरती हुई मालूम पड़ती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती हुई मालूम पड़ती थी, ये बिंदु से गुजरती हुई मालूम पड़ रही है। तो ये हो गया मुख्य फोकस, इस बिंदु को मुख्य फोकस, इसमें इस बिंदु को मुख्य फोकस। अवतल दर्पण में देखिए मुख्य फोकस जो है दर्पण के परावर्तक सतह की ओर है, ये बिंदु, ये तरफ परावर्तक सतह जो धंसा हुआ भाग है, प्रकाश का परावर्तन इस साइड से हो रहा है। इसमें क्या है, परावर्तक सतह इधर है, इधर से आया इधर मुड़ गया, फोकस इधर है। तो विपरीत दिशा में यहाँ भी मुख्य फोकस भी विपरीत दिशा में है उत्तल दर्पण में, जिस दिशा में अर्थात जिस ओर वक्रता केंद्र है उसी ओर इसमें भी मुख्य फोकस है, यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस दोनों के दोनों परावर्तक सतह के विपरीत होता है इसमें। उसमें क्या होता है, परावर्तक सतह की ओर होता है मुख्य फोकस भी और दर्पण का वक्रता केंद्र भी। चलिए इसको समझ लिए मुख्य फोकस। अब उसके बाद चर्चा करते हैं फोकस दूरी की, उसके बाद चर्चा करते हैं फोकस दूरी की। फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी क्या है, इसका नाम से पता चल रहा है कि कुछ ये दूरी है। तो फोकस दूरी मुख्य फोकस, अभी जो देखे थे मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं या फोकसांतर कहते हैं। फोकस दूरी या इसका एक और नाम है फोकसांतर, फोकसांतर लिखेंगे। दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी, बीच की दूरी को दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी
दूरी कहा जाता है। इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। जैसे देखिए ये अवतल दर्पण हो गया, ये क्या हो गया भाई, अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया P, यहाँ पर F, यहाँ पर C, इधर हो गया ये प्रधान अक्ष हो गया। तो दर्पण के ध्रुव ये हो गया। बात समझिए क्या कह रहे हैं, बात समझिए, ध्यान इधर दीजिए। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ये दूरी यहाँ से यहाँ वाली दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये दूरी ये हो गया अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में देखिए, फिजिक्स है भाई, फिजिक्स को समझिए बढ़िया से, रटिए नहीं। फिजिक्स तो ऐसा सीख जाइएगा कि फिर फिजिक्स लगेगा कि कुछ है ही नहीं। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स कि इसका कोई जवाब नहीं है। बस प्रत्येक पॉइंट को समझिए, और समझना यहाँ पर आपको पड़ेगा, क्योंकि इतने अच्छे से हम समझा ही देंगे, ना चाहते हुए समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, ये हो गया F, ये हो गया F, और ये हो गया दर्पण का ध्रुव। इसका परिभाषा कारक है दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव एवं मुख्य फोकस, ये हो गया मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ये हो गया बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ। इस दूरी को ही कहते हैं हम फोकस दूरी। इस दूरी को ही हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, या स्मॉल एफ से सूचित करते हैं फोकस दूरी। चलिए फोकस दूरी हो गया। उसके बाद आते हैं वक्रता त्रिज्या पर। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए आइए, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये देखिए, इसे R से सूचित करते हैं। ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C। इसके बीच की दूरी ये देखिए, यही है वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसमें भी देख सकते हैं, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया मुख्य फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। इसके बीच की दूरी देख लीजिए, R है, यही वक्रता त्रिज्या हो गया। और ये दूरी कहलाता था मुख्य फोकस दूरी, ये दूरी वक्रता त्रिज्या। तो दोनों दर्पण में दिखा रहे हैं। ये है अवतल दर्पण, ये क्या है, अवतल दर्पण। ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण।
दोनों में दिखाया गया है वक्रता त्रिज्या क्या। इसमें वक्रता त्रिज्या देखिए परावर्तक सतह के विपरीत है ये दूरी, लेकिन इसमें क्या है परावर्तक सतह की ओर ही दूरी है ये वक्रता त्रिज्या। दोनों में ही थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वक्रता त्रिज्या हो गया। उसके बाद एक और बच गया द्वारक। तो द्वारक पर भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। दर्पण के द्वारक, दर्पण के द्वारक, दर्पण के द्वारक, डिपर्चर, एपर्चर, एपर्चर ऑफ ए मिरर, APATURE ऑफ मिरर। तो ये देखिए दर्पण की द्वारक। तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण की द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। देखिए ये अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है। ये देखिए हो गया मुख प्रधान अक्ष, ये हो गया F, ये हो गया C, ये हो गया जो दर्पण की चौड़ाई। देखिए ये दर्पण की चौड़ाई है, यही द्वारक है। यही क्या है द्वारक है बच्चों। और इसमें भी देख लीजिए ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। ये जो दर्पण की चौड़ाई, ये चौड़ाई जो है ये चौड़ाई दर्पण के द्वारक कहलाती है। ये चौड़ाई दर्पण के द्वारक कहलाती है, द्वारक। ये हो गया दर्पण के द्वारक। तो इस तरह से दर्पण के द्वारक, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव, है ना, जितने प्रकार से दर्पण से संबंधित टर्म थे समझा दिए। आज हम गोलीय दर्पण में दो चीज़ पढ़े, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा ज़रूर देखिएगा आगे क्या होता है। अगर रेगुलर देखिएगा तो पूरे के पूरे फिजिक्स समझ में आएगा और पूरे के पूरे फिजिक्स पढ़ा देंगे, ऐसे मूड में है। अगर वीडियो काफ़ी अच्छे लगे तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेरित कीजिए दूसरों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और साथ साथ शेयर एवं लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।